तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंटिफिक क्लासेस में। और मैं आशीष कुमार आज आपको कक्षा 10 ज्योग्राफी चैप्टर 2 यानी कि कृषि के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे जीवन का मुख्य आधार है। हम जितने भी आर्थिक क्रियाएं करते हैं वह सिर्फ और सिर्फ भोजन के लिए करते हैं, और भोजन का जो माध्यम है वह कृषि है। और आज हम इसी कृषि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इससे एग्जाम में आपका कम से कम 7 से 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, यानी कि कृषि होता क्या है। कृषि होता क्या है? तो कृषि पेड़ पौधे तथा पशुओं से संबंधित उत्पादों का उत्पादन करना है, और यही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। यानी कि पेड़ पौधे एवं पशुओं से जितना भी हमें आर्थिक क्रियाएं प्राप्त होती है वो सब क्या है? हमारे कृषि है। कहता है कि कृषि मानव तथा पशुओं का आधार माना जाता है। कृषि के अंतर्गत चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, फल तथा सब्जियों आदि का उत्पादन भी किया जाता है। यानी कृषि जो है ना, वो मानव जीवन का मुख्य आधार है। मानव जीवन के साथ साथ, ठीक है, वह पशुओं का भी मुख्य आधार माना जाता है। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं और भी चीज़ों को। हमारा देश जो भारत है वह एक कृषि प्रधान देश है, और हमारा राज्य जो बिहार है यह कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, भारत की जो कुल जनसंख्या है, ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 65% जनसंख्या जो है वह कृषि पर निर्भर है। यानी कि भारत में अगर 100% जनसंख्या है दोस्तों, तो 65% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ही निर्भर है। और किंतु भारत का राष्ट्र आय जो वर्तमान टाइम में आता है मात्र में 15% ही कृषि से आता है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूँगा दोस्तों। ठीक है, ये आंकड़ा जो है कुछ समय पहले का, यानी कि अगर आज का बात करते हैं, आज से हम लगभग 100 साल पुराना, ठीक है, तो 1901 का एक आंकड़ा लेते हैं दोस्तों, और एक लेते हैं हम लोग 2025 का आंकड़ा लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम ये आंकड़ा लेकर के आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये आंकड़ा में क्या है, अगर आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स तो आपको मालूम होगा कि जितने भी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं वह 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, चलिए आज हम इसके बारे में ही जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। 1901 में जो प्राथमिक क्षेत्र से जो आदमी को आय प्राप्त होता था, लगभग लगभग 65% हमें प्राथमिक क्षेत्र से आय प्राप्त होता था। और वही अगर सेकेंडरी सेक्टर से बात किया जाए, द्वितीयक क्षेत्र से, तो हमें द्वितीयक क्षेत्र से जो आय प्राप्त होता था वह 15% के आसपास हमें आय प्राप्त होता था दोस्तों। ठीक है, अब अगर बात किया जाए टर्सरी सेक्टर का, तो टर्सरी सेक्टर से दोस्तों हमें जो आय प्राप्त होता था वह लगभग लगभग जो है दोस्तों हमारा 20% के आसपास था। लेकिन समय के साथ साथ दोस्तों ये आंकड़ा चेंज हो गया। अभी जो है दोस्तों हमारा 2025 में जो प्राथमिक सेक्टर, यानी कि जिसे हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, आज इससे जो है बहुत ही कम आय प्राप्त होता है अर्थव्यवस्था के माध्यम से। यानी कि इससे मात्र में हमें 15% के दरमियान ही हमें आय प्राप्त हो रहा है। लेकिन आबादी कितनी इसमें काम कर रही है? लगभग 65% आबादी कृषि क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन आय प्राप्त हो रहा है 15%। जहां पहले 65% जनसंख्या कृषि में कार्य करते थे और 65% ही हमें आय प्राप्त होता था। अब आते हैं इसमें दोस्तों, इसमें हमें अब लगभग 20% हमें सेकेंडरी सेक्टर से आय प्राप्त होती है, और सबसे ज़्यादा हमें टर्शरी सेक्टर से होती है। यानी कि आंकड़ा जो हो दोस्तों, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं जाकर के इसमें आ गया है, यानी कि आंकड़ा बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो इसी चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और भी विस्तार से। आइए जानते हैं इसके बारे में। कहता है कि हमारे यहाँ कृषि में पैदावार क्या होती है? कम होती है। कम क्यों होती है? कम इसलिए होती है क्योंकि जनसंख्या का दबाव जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पहले हमारे देश की आबादी जहाँ 36 करोड़ के आसपास थी आज़ादी के बाद, तो हमारे देश की आबादी अभी लगभग लगभग 145 करोड़ प्लस हो चुकी है, जिससे कि हमारा जो कृषि क्षेत्र था वह घट के काफ़ी कम एरिया बचा हुआ है। ठीक है, और उसमें ही हमारा कृषि होती है, तो कृषि की पैदावार भी क्या हो रही है दोस्तों? समय के साथ साथ बहुत ही कम हो रही है। जिसका मुख्य कारण क्या है? खेती का छोटा होना, जो मैंने आपको बताया अभी। हमारे यहाँ कृषि व्यावसायिक ना होकर जीवन निर्वाह कृषि की जाती है।
सही बात है दोस्तों। हमारे यहाँ जो होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है। वो जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। जीवन निर्वाह कृषि वह होती है दोस्तों जो केवल और केवल जीवन निर्वाह के लिए ही की जाती है। यानी कि छोटे ज़मीन होती है, किसानों के अपना एक छोटा सा ज़मीन होता है, उस ज़मीन पे किसान फसल उगाते हैं, किसी अपने छोटे औजारों से अपने परिवारों के साथ उसमें खेती करते हैं और फसल उपजा करके उसको मार्केट में बेचने के बजाय अपना ही उपभोग में लाते हैं। तो उसे ही कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। आइए कुछ महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट को देखते हैं। कहता है कि यह कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। यह कृषि परंपरागत औजारों से भी की जाती है। यह कृषि किसानों के परिवार का भरण पोषण करने के लिए किया जाता है। कहता है यह कृषि परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। यह कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती है। यह कृषि में उत्पादन बहुत कम होता है और इस कृषि में उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि जो जीवन निर्वाह कृषि होती है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम में भारत में आधे से बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है जीवन निर्वाह कृषि ही करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है खेती करने की। उनके पास जितनी भूमि है वह केवल उसमें उतना ही अनाज उगा पाते हैं जिसे वह साल भर बैठ के अपना उपभोग यानी कि अपना सेवन कर सके। मार्केट में बेचने के लिए उनके पास उतनी लागत नहीं होती है कि वह ज़्यादा अनाज उगाएं और मार्केट में उसे वितरण करें। आगे और भी चीज़ों को जानते हैं। एक और कृषि होती है व्यापारिक कृषि, यानी कि जिसको हम लोग व्यावसायिक या फिर वाणिज्य कृषि कहते हैं। जीवन निर्वाह कृषि खुद के लिए उतना ही अनाज उसमें उगाया जाता है जितना कि एक मनुष्य अपने जीवन में उपभोग कर पाए। और व्यावसायिक कृषि वह कृषि होती है जो केवल और केवल बेचने के लिए की जाती है। इसमें उपभोग की लालसा नहीं होती है। ठीक है, यह कृषि ना बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर नहीं तो बल्कि बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर की जाएगी तो वह जीविका निर्वाह कृषि होगी और बड़े पैमाने पर की जाएगी तो वो वाणिज्य कृषि होगी। ठीक है, इसे बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसमें आधुनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है और इसमें पारंपरिक उपकरण का, पारंपरिक दोस्तों कहने का मतलब है कुदाल। अगर इसमें कुदाल का प्रयोग करेंगे तो इसमें हम लोग फाड़ का प्रयोग करेंगे जो ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए। कहता है इसमें ना पूंजी बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें पूंजी जो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में लगता है, इसमें पूंजी कम लगता है। इसमें भूमि का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसमें भूमि का क्षेत्र छोटा होता है। ठीक है, अब हमारा अगर बात किया जाए वाणिज्य कृषि का तो इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। इसके भी क्या होते हैं? बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक होता है वाणिज्यिक अनाज कृषि, इनमें गेहूँ मक्का जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। एक होता है मिश्रित कृषि, ठीक है, जिनमें फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। यानी कि आप लोग सुने होंगे कि कोई गाय पालता है, कोई बकरी पालता है, कोई भैंस पालता है, कोई भेड़ पालता है। यानी कि हम लोग मिश्रित कृषि में उस कृषि को लेते हैं जिनमें ना फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, यानी कि अनदर काम भी होता है। ठीक है, एक होता है रोपण कृषि। रोपण कृषि वैसा कृषि होता है, ठीक है, जिसमें पौधे को काफ़ी समय तक लंबा मतलब बड़े होने के लिए छोड़ दिया जाता है और बाद में वह फसल हमें फल देता है। ठीक है, यानी कि यह एक रोपण कृषि जो वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। इसमें चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबर हो गया, ये क्या हम लोग वाणिज्य कृषि। इसे लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है और लंबे समय के बाद ये हमें फल देना शुरू करता है और ये एक बार बोने के बाद हमें अनेकों बार फल दे सकता है। चलिए और भी चीज़ों को जानते हैं। इसके अलावा एक और कृषि होती है दोस्तों हमारी गहन कृषि। गहन कृषि क्या होती है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले एक वर्ष में, अगर एक वर्ष में वैसे जनसंख्या वाले क्षेत्र जहाँ पर एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसल, अगर एक साल में हम एक से ज़्यादा फसल उगाते हैं उसे ही हम लोग दोस्तों गहन कृषि कहते हैं। ठीक है, चलिए और भी चीज़ों को जानते हैं हम। अगला है हम लोग का कृषि की प्रक्रिया के प्रारूप में कई चरण होते हैं। कई चरण में दोस्तों कौन कौन से चरण होते हैं तो चलिए दोस्तों हम आज चरण को जानते हैं। चरण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले होती है दोस्तों जुताई। जुताई करने का मतलब होता है यानी कि मिट्टी को नरम करना। मिट्टी को नरम करना, जो मिट्टी पहले के फसल उपजाने के दरमियान जो कठोर अवस्था में आ चुकी है उसे ना नरम करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? जुताई। जुताई के माध्यम से नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे ला दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, कहता है कि मिट्टी को ढीला और समतल करना ताकि फसल इसमें लगाई जा सके, क्योंकि जब तक मिट्टी टाइट रहेगी उसमें फसल अंदर तक नहीं जाएगा, उसका जड़ अंदर तक नहीं जा पाएगा और फसल अच्छे से उग नहीं पाएगा। अगली आती है बुआई। बुआई यानी कि खेत में बीजों का बोना।
ठीक है। इसके बाद अगले आती है हम लोग के दोस्तों खाद और उर्वरक का प्रयोग करना। ठीक है। उसके बाद आती है दोस्तों सिंचाई, यानी कि जब ये सब कार्य कर लेंगे दोस्तों तो हमारी आती है सिंचाई। सिंचाई के माध्यम से क्या होती है दोस्तों कि फसल जो है वह उगने के लिए तैयार हो जाती है, और जब फसल धीरे धीरे उगने लगती है ना तो उसके साथ कुछ अनवांछित पौधे यानी कि खरपतवार भी उग जाते हैं, और इसको ये हटाना कहता है, खरपतवार को हटाना है। यानी कि फसलों को जो नुकसान पहुंचाने वाले अनावश्यक पौधे होते हैं उसे क्या करना है, निकालना ही कहलाता है खरपतवार। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि खरपतवार क्या कहलाता है। ठीक है। अगला आता है दोस्तों कटाई। कटाई क्या है कि फसल पकने के बाद, फसल पकने के बाद, ठीक है, उसको जो फसल काटने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं कटाई। एक होता है हम लोग को दोस्तों थ्रेसिंग या भंडारण। फसल कटने के बाद, ठीक है, उसे उसके फसल से जो बेज होते हैं, जो दाने होते हैं, उसको अलग करना ही थ्रेसिंग या भंडारण कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे और भी चीज़ों को हम जानते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा फसलों का प्रकार। फसल जो हमारे होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो फसल दोस्तों हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हम लोग के खाद्य फसल और एक होता है नगदी फसल। क्योंकि बिहार और भारत में ना दो ही प्रकार के फसल पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं अब यहाँ आगे और भी चीज़ों को जानते हैं। हम लोग के खाद्य फसल में धान, गेहूँ, मक्का, जौ, महुआ, ज्वार, बाजरा, चना, अरहर आदि आते हैं। और नगदी फसल में जोट, ईख, तिलहन, चाय, कहवा, कपास आदि आते हैं। हमारे जो खाद्य फसलें होती है, ठीक है, इनका जो मकसद होता है उपभोग करना। ठीक है। यानी कि वे फसलें जिनकी खेती मानव उपभोग के लिए की जाती है उसे हम लोग दोस्तों खाद्य फसल कहते हैं। इसका मकसद होता है भोजन, पोषण और स्वाद के लिए। खाद्य फसल जो होती है वह भोजन, पोषण और स्वाद के लिए उगाया जाता है, और इसकी आपूर्ति जो है दुनिया के खाद्य आपूर्ति का बड़ा हिस्सा होता है। ये फसलें क्या होती है, दुनिया की खाद्य आपूर्ति का बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। इसे हम लोग स्वाद, पोषण एवं भोजन के लिए उगाते हैं। ठीक है। चलिए आगे और भी चीज़ों को जानते हैं हम लोग दोस्तों कि हमारे खाद्य फसलों के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इसमें दोस्तों हम लोग आती है अनाज। ठीक है। अब ये अनाज में क्या आते हैं, तो अनाज में हमारे चावल, दाल, सॉरी तो हमारे आते हैं चावल, गेहूँ, मक्का, ये सब हमारे जो दोस्तों वो हो गया अनाज, यानी कि जो हम बहुत ही बड़े मात्रा में कंज्यूम करते हैं। अगले आते हैं हम लोग के दलहन फसल। ठीक है। जो कि हमारे खाद्य फसल के ये प्रकार हैं। दलहन फसल ये फलियां हैं जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। यानी कि हमारी जो खाद्य फसल होती है ना ये प्रोटीन का माध्यम है, और हमारे जो अनाज हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही बड़े मात्रा में होते हैं, और हमारे जो दलहन फसल इसमें ना प्रोटीन बहुत ही बड़े मात्रा में होती है। ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे अगले फसल आती है सब्जी। ठीक है। सब्जियां में हमारे बैगन, आलू, प्याज, ये सब सब्जियां हो गए। अगले आते हैं हम लोग फ्रूट, यानी पौधे के खाने योग्य। ठीक है। पौधे के खाने योग्य मीठे या खट्टे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, फल। ठीक है। जो कि हम लोग अपने जो विटामिन के लिए यूज किया जाता है दोस्तों इसको। अगला आता है तिलहन फसल। ठीक है। तिलहन फसल जो होता है ये फसलों के बीजों से निकाला जाता है। एग्जाम्पल में मूंगफली के बीज से निकाला जाता है मूंगफली का तेल, सरसों के बीज से निकाला जाता है सरसों का तेल। ठीक है। तेल के बीज से निकाला जाता है तेल का तेल। तो ये हम लोग तो हमारा हो गया तिलहन फसल। अगला हम लोग का मसाला। ठीक है। पौधे के वह हिस्से जो भोजन को स्वाद और सुगंध, यानी स्वाद और सुगंध देने का काम किसका होता है, मसालों का। अगर हम दाल बनाते हैं, दाल में तड़का देते हैं, तो जो तड़का जो लगता है दोस्तों वो मसालों का ही लगता है, और स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। चलिए अब जानते हैं भारत में मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। हम आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा जो भारत है यह 6 मौसम का देश है। हमारे भारत में एक मौसम नहीं, 2 मौसम नहीं, बल्कि यहाँ पर 6 प्रकार के मौसम पाई जाती है। और इन्हीं मौसम के आधार पर जो मुख्यतः हमारे मौसम होती है वो 3 होती है। एक होती है हमारी गर्मी, एक होती है बरसात, एक होती है ठंडी। और इसी के आधार पर हमारे फसलों को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है दोस्तों हमारा रबी फसल, एक बांटा गया है खरीफ फसल, और एक बांटा गया है जायद फसल। तो आज हम लोग समझेंगे रबी फसल क्या होता है, खरीफ फसल क्या होता है, और जायद फसल क्या होता है। और मैं आज आपको जो है इसको पहचानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। ठीक है। रबी फसल जो है इसकी जो बुआई होती है दोस्तों ये अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, अक्टूबर महीने से दिसंबर महीने के मध्य में होती है। यानी कि अक्टूबर से दिसंबर 3 महीने का टाइम है। आप इस 3 महीने में कभी भी आप इस फसल को बो सकते हो। ठीक है। और ये शीत ऋतु में,
या शीत ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, इसके कटाई का जो समय होता है, इसके कटाई का समय अप्रैल से जून के मध्य होती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य, यानी अप्रैल मई जून, यानी 3 महीने का अंतराल होता है। अब इस 3 महीने में फसल को आराम से काट सकते। ठीक है, इस फसलों के अंतर्गत गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों आदि आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों रबी फसल। खड़े फसल में आते हैं तो खड़े फसल में इसका उल्टा होता है। अगर ये शीत ऋतु में बोई जाएगी, ठंडी में बोई जाएगी, तो इसका जो बोने का टाइम होगा दोस्तों, ये होगा आपका बरसात, यानी वर्षा के मौसम में। ये आपके वर्षा के मौसम में बोई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। ये आपके ठंडे के मौसम में बोई जाती है, ये आपके बरसात के मौसम में बोई जाती है। अब ये काटा कब जाएगा, तो ये इसके काटने का समय होता है दोस्तों, वो होता है शीत ऋतु, यानी कि जिस समय रबी को बोने का टाइम आएगा उस समय इसके काटने का टाइम आएगा। यानी कि जिस समय खड़ी फसल को काटा जाएगा उसके कुछ समय के बाद रबी फसल को बोया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास आदि बहुत सारे फसल इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बुआई का जो समय है वह जून से जुलाई जिसमें हमारी बरसात की मौसम होती है दोस्तों, उस समय इसे बोई जाती है। और सितंबर से अक्टूबर के जो मध्य है इसे काटी जाती है, यानी कि जब इसके कटाई होती है तो कुछ समय के बाद इसके बुआई होती है, और जब इसके बुआई होती है जब इसकी कटाई होती है तब इसकी दोस्तों बुआई होती है, यानी कि इसके बुआई, इसके कटाई और इसके कटाई और इसके बुआई होती है। चलिए, हमारे जो जायद फसल होती है ये ना सिर्फ और सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, यानी कि फरवरी और मार्च, यानी कि जिस समय रबी और खरीफ के मध्य, यानी कि जिसमें खरीफ को या रबी को बोया या काटा जाता है उसके मध्य में। ठीक है, यानी कि उसके बीच में इस फसल को लगा दिया जाता है। यानी कि अभी आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जून और जुलाई का अगर बात की है, जून जुलाई में अगर इसको बो रहे हैं तो इसको काट कब रहे दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर में। अगर इसको सितंबर में काट रहे हैं तो बीच में हमारे 2 महीने का समय बचता है, अक्टूबर और नवंबर, और उस समय ना हम क्या करेंगे दोस्तों, जायद फसल को बो देंगे। ठीक है, और बाद में जब इसको काटेंगे दोस्तों तो हम अपने अक्टूबर और दिसंबर के बीच रबी फसल को फिर से बो देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक तरीका से और बताता हूँ, समझिएगा दोस्तों। अगर ये आपका रबी फसल है, ये आपका खरीफ फसल है, और ये आपका जायद फसल है, तो आइए मैं आपको इस माध्यम से इसमें बता रहा हूं कि ये होता क्या है। रबी फसल का जो बोने का टाइम है दोस्तों, ये आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है दोस्तों, अक्टूबर से नवंबर के बीच है ये इसके बुआई का समय। और जब इसको बोया जाएगा, ठीक है, इसके बोने के दरमियान, ठीक है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर, यहाँ दिसंबर हो जाएगा दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य जब इसको बोया जाएगा, ठीक है, उस समय जो है दोस्तों इसको काटा जाएगा। यानी कि इसको काटने का जो समय होगा दोस्तों, यह सितंबर से इसका जो है दोस्तों अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर के मध्य इसे काटा जाएगा। यानी खरीफ के कटाई का समय, ये इसके कटाई का समय है और ये इसके बुआई का समय है। यानी कि इसके बोने का समय ये हो गया और इसके कटाई का समय ये हो गया। यानी कि इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, मात्र में 1 महीने का अंतर होता है। और 1-2 महीने के अंतर के बीच जब इसमें जो अंतर बचता है दोस्तों, यानी कि दिसंबर और ये सितंबर, ये जो इसके बीच में आपके 2 महीने का जो आपका अंतर बचा, इसे 2 महीने में हम जायद फसल को बो देते हैं। ठीक है, क्योंकि ना जायद फसल में ना हमारे तिलहन फसल आते हैं, हमारे दलहन फसल आते हैं। ठीक है, जिसके जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो कि जमीन की उर्वरता को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होते हैं। ठीक है, और इसी का अगर बोला जाए कि इसको काटने का समय क्या है, तो इसको काटने का समय है अप्रैल से जून के टाइम में, अप्रैल से जून के टाइम में इसको काटने का समय है, यानी कि इसके कटाई का।
और अगर इसके बुआई का बात किया जाए तो इसके बुआई का जो समय होगा दोस्तों वो होगा आपका जून से जुलाई, यानी कि इसके बुआई, तो अगर इसकी बुआई होगी दोस्तों तो इसकी कटाई होगी, और इसकी बुआई होगी तो इसके कटाई होगी, और इसी के मध्य जो समय बचेगा उसे उसी मौसम में हम लोग जायद फसल को बो देंगे। चलिए और भी चीज़ों को हम लोग जानते हैं दोस्तों आज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी खरीफ फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। इसमें और भी चीज़ों को हम समझते हैं आसान तरीके से, ठीक है। अगला है दोस्तों नकदी फसल, क्योंकि खाद्य फसल हम लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं नकदी फसल, जो केवल और केवल व्यापार के लिए उगाया जाता है, ठीक है। यानी कि गन्ना, गन्ना जो है दोस्तों ना, ये केवल और केवल व्यापार के लिए ही उगाया जाता है, ठीक है। ये गन्ना का जन्म स्थान क्या है? भारत है। आपका ऑब्जेक्टिव में दोस्तों पूछा जाए गन्ना का जन्म स्थान क्या है, तो गन्ना का जो जन्म स्थान है वो क्या है? भारत है, ठीक है। कहता है गन्ना उत्पादन में भारत ब्राजील के स्थान पर है, जबकि खपत की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। यानी कि गन्ना उत्पादन में जो है वह ब्राजील के स्थान पे, ठीक है। यानी कि ब्राजील भी हमारे तरह ही गन्ना का उत्पादन करता है, और गन्ना के उत्पादन में जो है भारत जो है ब्राजील के स्थान पे आ गया है। और हम अगर बात किया जाए गन्ना खपत के उत्पादन में तो हम प्रथम स्थान पे आते हैं। हमारे यहाँ विश्व का लगभग 40% गन्ना का उत्पादन होता है, ठीक है। और गन्ना फसल तैयार होने में 1 साल लग जाता है। गन्ना का फसल तैयार होने में 1 वर्ष का समय लग जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे आएगा, तो हम लोग का उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहता उत्तर प्रदेश अकेले ही देश का लगभग 45%, ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा दोस्तों आपका, कि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश कितना परसेंट योगदान देता है, तो 45% अपना योगदान देता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है, जबकि चीनी उत्पादन का पहला स्थान महाराष्ट्र का है, ठीक है। चलिए और भी चीज़ों को जानते हैं। अगला हम लोग का दोस्तों चाय, चाय का भी जो हम लोग उत्पादन करते हैं दोस्तों केवल और केवल व्यापार के लिए करते हैं। भले हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य मकसद होता है वो व्यापार होता है, ठीक है। कहता है पूरे विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है, लेकिन उपभोग करने वाला जो देश है दोस्तों वो भारत है, ठीक है। कहता है भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ में होता है? असम में, ठीक है। और सबसे पहले भारत में सबसे पहले चाय का उत्पादन भी कहाँ में हुआ था? तो असम में हुआ था, असम के दार्जिलिंग में हुआ था। चलिए और भी चीज़ों को जानते हैं। कहता है जबकि दूसरा स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। पहला स्थान असम का और दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। कहता है कि चाय में थिन नामक रसायन पाया जाता है, जिससे कि थकान दूर होती है। चाय पीने से दोस्तों बहुत ही थकान दूर होती है, भूख कम लगती है, वो अलग बात है, लेकिन चाय पीने से जो है थोड़ा सा ना थकान दूर होती है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें एक रसायन पाया जाता है, जो इसमें नामक क्या होता है उसका होता है दोस्तों, उसका नाम होता है थीन, ठीक है। अगर वही कॉफ़ी का बात किया जाए तो कॉफ़ी में होता है कैफीन, ठीक है, याद रखिएगा। कॉफ़ी में होता है कैफीन और चाय में होता है थीन, और ये दोनों एक ही काम करता है, थकावट दूर करने का, ठीक है। चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात जो है दोस्तों यह श्रीलंका करता है। निर्यात यानी व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा निर्यात जो होता है वो श्रीलंका करता है चाय के लिए, और चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ में होता है? तो भारत में होता है, ठीक है। कहता है कहवा, कहवा यानी कॉफ़ी, कहवा यानी दोस्तों हमारा कॉफ़ी है, और कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो कर्नाटक राज्यों का है, और कॉफ़ी जो है यह बीजों से प्राप्त होती है। चाय हमें पत्तियों से मिलती है और कॉफ़ी हमें बीजों से मिलती है, यानी कि कॉफ़ी का जो बीज होता है उससे कॉफ़ी बनाया जाता है। और इसमें कौन से रसायन होती है? इसमें कैफीन। इसमें क्या पाया जाता है? तो कैफीन। और चाय में पाया जाता है हम लोग का दोस्तों थीन। इस बात को याद रखिएगा, चाय में थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन नामक रसायन पाया जाता है। अगला है दोस्तों हमारा कपास। ये कपास का उत्पादन भी दोस्तों हम लोग जो है यह व्यापार के लिए ही करते हैं, ठीक है। कहता है इसके प्राप्ति बीज से होती है। इसके कच्चे माल के रूप में इसे सूती वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। पूरे भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात और दूसरा स्थान महाराष्ट्र, यानी गुजरात और महाराष्ट्र का पहला और दूसरा स्थान है कपास के उत्पादन में। आप पढ़े होंगे दोस्तों कि चैप्टर 1 कृषि, चैप्टर 1 मानव संसाधन में आप पढ़े होंगे दोस्तों, उसमें एक चैप्टर है मृदा।
मृदा में आप पढ़े होंगे काली मिट्टी में उपजाई जाने वाली सबसे ज़्यादा फसल कौन सी है? तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती उपयुक्त मानी जाती है। और कपास की काली मिट्टी जो है वो गुजरात के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसीलिए ना वहाँ पर कपास की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। और गुजरात क्या है, कपास के मामले में सबसे पहले स्थान पर आता है, और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, कहता है कपास के उत्पादन में लगभग लगभग 200 दिन तक उसको धूप रखना जरूरी है। लगातार 200 दिन तक उसमें क्या चाहिए, धूप चाहिए। ठीक है, और कपास को ना व्हाइट फाइबर भी कहते हैं, कपास को व्हाइट फाइबर कहते हैं, और जोट को हम लोग गोल्डन फाइबर कहते हैं, याद रखिएगा। ये सब कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलें तो कपास को हम लोग व्हाइट फाइबर कहेंगे, और हम लोग जोट को गोल्डन फाइबर कहेंगे। जिस प्रकार से चाय में थिन पाया जाता है और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। चाय के उत्पादन के लिए असम प्रथम स्थान पे है, कहवा के उत्पादन के लिए कर्नाटक प्रथम स्थान पे है, ये कपास के उत्पादन के लिए गुजरात प्रथम स्थान पे है, और गन्ना के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे। तो आपको दोस्तों ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद करना होगा। चलिए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब चीज को। अब हम जानते हैं मुख्य फसल के बारे में। ठीक है, हमारा जो है भारत की जो मुख्य फसलें, जो खाद्य फसलें होती है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। हमारी जो खाद्य फसलें होती है दोस्तों, वो हमारा चावल है। ठीक है, चावल के बारे में और भी विस्तार से जानते हैं। ठीक है, चलिए, कहता है चावल जो है ना, ये हमारी कौन सी फसल है? तो ये हमारी खरीफ फसल, याद रखिएगा। चावल कौन सी फसल है? खरीफ फसल। क्योंकि खरीफ फसल को मैंने बताया दोस्तों आपको कि खरीफ फसल को जो है किस मौसम में बोया जाता है? तो जून से जुलाई के मौसम में इसे बोया जाता है, और ये हमारी खरीफ फसल किसमें बोया गया है? जून से जुलाई के मौसम में बोया गया है। ठीक है, और इसमें जो तापमान चाहिए, अब ये समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब चीज़ है। ऑब्जेक्टिव के पर्पज से ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा कि तापमान के पर्पज से हमारे जो मुख्य फसलें होती है, ठीक है, यानी कि हमारी खाद्य फसलें होती है यानी चावल, इसमें कितने तापमान चाहिए? तो फसल तो ये खरीफ हो गई, और इसमें तापमान जो चाहिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच इसमें तापमान चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर इस फसल को तापमान मिलता है तो ये फसल नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, वर्षे के मौसम यानी कि पानी की जो मात्रा चाहिए, पानी की मात्रा इसे कम से कम 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम करने वाला जो फसल है दोस्तों, वो हमारा धान ही होता है, यानी चावल की फसल होती है हमारे, जो सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है। ठीक है, और इसे ना इसीलिए इसको बरसात के मौसम में बोया जाता है। ठीक है, मौसम इसकी क्या होती है? बरसात। और याद है, कोई भी फसल को बोने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, वो होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ जो मृदा होती है वह ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी। ठीक है, कहता है कि विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन हुआ होता है चीन में। ठीक है, कहाँ में होता है? चीन में होता है। और दूसरे स्थान पर हम लोग का क्या है दोस्तों? हमारा भारत है। ठीक है, चीन में हमारा गेहूं भी प्रथम स्थान पे होता है और चावल भी प्रथम स्थान पे होता है। हम लोग का भारत जो है दोस्तों, वह चावल के उत्पादन पे जो है दोस्तों, वह दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल होता है? तो भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है दोस्तों। और भारत में ना प्रति हेक्टेयर का अगर बात किया जाए तो प्रति हेक्टेयर के क्षेत्र से पंजाब प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर पूछा जाए चावल के उत्पादन में, तो चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है दोस्तों, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर का बात किया जाए तो प्रति हेक्टेयर में हम लोग का दोस्तों पंजाब हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पे कुछ मैप लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है भारत के, ठीक है, 10 शीर्षक चावल उत्पादक राज्यों का नाम। इसमें से हम लोग का जो बिहार है वह 90 नंबर पे आता है दोस्तों। ठीक है, पहले पे पश्चिम बंगाल, दूसरे पे उड़ीसा, तीसरे पंजाब, और इस प्रकार से करते करते हम लोग का 90 नंबर पे हम लोग का बिहार का स्थान आता है। ठीक है, तो आज जो है दोस्तों मैं आपको यहाँ तक ही रहने देता हूँ, बाकी का क्लास हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।